हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम सुश्री क्लासेस के इस नए वीडियो में क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज का 10th चैप्टर आंतरिक व्यापार या इंटरनल ट्रेड, इसमें अगला टॉपिक देखते हैं। हमारा अभी टॉपिक चल रहा था फुटकर व्यापारियों के प्रकार, और इसके अंतर्गत आज हम टॉपिक पढ़ेंगे बहुसंख्यक दुकानें या श्रृंखलाबद्ध भंडार, या इसी को इंग्लिश में कहेंगे मल्टीपल शॉप्स या चेन स्टोर्स। इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये मल्टीपल जो शॉप्स हैं वो क्या होते हैं। तो ये जो बहुसंख्यक दुकानों का मतलब है कि ये जो बहुसंख्यक दुकानें हैं ये सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका से शुरू हुई और फिर धीरे धीरे भारत में भी इन बहुसंख्यक या श्रृंखलाबद्ध दुकानों का इतिहास प्रारंभ हुआ। लेकिन अभी ये अपने यहाँ बहुत पुराना इतिहास नहीं है। बहुसंख्यक दुकानों का अर्थ है उत्पादक के द्वारा अपनी निर्मित वस्तु का विक्रय करने के लिए एक शहर में विभिन्न स्थानों पर या विभिन्न शहरों में दुकानें प्रारंभ की जाती हैं, तो उसे बहुसंख्यक या श्रृंखलाबद्ध दुकानें कहते हैं। यानी जो उत्पादक है, जो उत्पादन करने वाला है, वो किसी अन्य थोक विक्रेता को नहीं बेचता या फुटकर विक्रेता को नहीं बेचता। वो स्वयं एक शहर में कई जगह अपनी दुकानें या अलग अलग शहरों में अपनी दुकानें लगाकर स्वयं के कार्यकर्ताओं के माध्यम से माल को बेचता है। तो ऐसी दुकानें बहुसंख्यक दुकानें कहलाती हैं। निर्माता को ये लगने लगता है ये जो कि वस्तु के निर्माण में वो जो साहस कर रहे हैं और वो जो जोखिम उठा रहे हैं, उन्हें प्राप्त होने वाला लाभ मध्यस्थों की तुलना में कम हो जाता है। यदि मध्यस्थों को बीच में लाया जाए तो वो लाभ इनको कम मिलता है। इसलिए मध्यस्थों को अलग करने के लिए ये वस्तु विक्रय का एक नया तरीका चालू किया गया है, बहुसंख्यक दुकानें। इनको शाखा भी कहते हैं। इन शाखाओं पर सीमित किस्म की वस्तुओं का विक्रय होता है। इनमें हर दुकान पर एक समान सजावट, फर्नीचर और वस्तुओं का मूल्य भी सब जगह एक समान होगा। जैसे उदाहरण के लिए बाटा शूज। बाटा शूज जो है वो बहुसंख्यक दुकानें हैं, क्योंकि बाटा के द्वारा जो बनाए गए चप्पल और जूते हैं उनका रेट पूरे भारत भर में हर कहीं एक समान होगा और हर दुकान में एक समान होगा। माल भी एक समान होगा और उसकी सजावट और फर्नीचर भी लगभग एक समान दिखाई देता है। इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, इसलिए ये संयुक्त पूंजी वाली कंपनी ही प्रारंभ कर सकती है। अब हम देखते हैं कि प्रोफेसर पीडी कन्वर्स के अनुसार बहुसंख्यक दुकानों की क्या परिभाषा दी गई है। तो एक ही स्वामित्व तथा प्रबंध के अंतर्गत चलने वाली अनेक फुटकर दुकानों को बहुसंख्यक या श्रृंखलाबद्ध दुकानें कहते हैं। चलो अब हम देखते हैं बहुसंख्यक दुकानों की विशेषताएं। तो पहली विशेषता है समान मूल्य, यानी ये जो बहुसंख्यक दुकानें हैं इन हर दुकानों पर उस वस्तु का मूल्य एक समान होगा। अगला है नगद विक्रय। बहुसंख्यक दुकानों में वस्तुओं का विक्रय नगद किया जाता है। अगला है एक स्वामित्व। सभी बहुसंख्यक दुकानों का स्वामित्व एक कंपनी या एक व्यक्ति का होता है। एक ही कंपनी के द्वारा सारे दुकान संचालित किए जाते हैं। फिर अगला है मध्यस्थों की समाप्ति। बहुसंख्यक दुकानों की स्थापना से मध्यस्थों की समाप्ति हो जाती है और ग्राहकों को भी प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करने के उद्देश्य से मध्यस्थों की समाप्ति भी की जाती है और लाभ भी ज्यादा से ज्यादा उस कंपनी को ही मिलता है। फिर अगला है पृथक लाभ हानि। प्रत्येक बहुसंख्यक दुकान की जो शाखा भी जिसको कहते हैं, इसकी लाभ और हानि प्रत्येक की गणना अलग अलग की जाती है, जिससे ये पता चलता है कि कौन सा दुकान ज्यादा लाभ दे रहा है और कौन सा हानि की स्थिति में है।
फिर अगला है समान सजावट। तो बहुसंख्यक दुकानों की सजावट लगभग एक समान होती है और ये केंद्रीय कार्यालय के द्वारा संचालित होती हैं, इसलिए इसका फर्नीचर, इसके आंतरिक सज्जा और सजावट एक समान होती है। फिर अगला है केंद्रीय निर्माण। सभी बहुसंख्यक दुकानों के माल का निर्माण एक ही कंपनी के कारखाने में उत्पादित होता है और फिर अलग अलग दुकानों में वह वितरित किया जाता है। अब हम देखते हैं बहुसंख्यक दुकानों के लाभ। तो पहला लाभ है उचित मूल्य। मध्यस्थों की समाप्ति के कारण बहुसंख्यक दुकानों में वस्तुएं उचित मूल्य में मिल जाती है, क्योंकि यदि किसी दूसरे व्यापारी का लाभ इसमें जुड़ता है तो सामान का मूल्य बढ़ जाता है, इसलिए उचित मूल्य पर वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। फिर उत्तम किस्म। उत्पादक अपने विक्रय की वृद्धि के लिए उत्तम किस्म और गुणवत्ता की वस्तुओं को ही दुकानों पर बेचते हैं, क्योंकि वो एक ब्रांड हो जाता है। फिर उसके किस्म के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ करने से पूरा भी व्यापार चौपट हो सकता है। फिर अगला है विज्ञापन। एक साथ एक सी सजावट होने के कारण बहुसंख्यक दुकानों का विज्ञापन एक साथ हो जाता है। फिर अगला है बड़े पैमाने के लाभ। बहुसंख्यक दुकानों की स्थापना से उत्पादक विक्रय के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहते और बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के सभी लाभ उनको प्राप्त होते हैं। यानी अधिक सामान उत्पादित करने से भी वो कम लागत पर सामान उत्पादित हो जाता है, तो बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के भी लाभ उनको प्राप्त हो जाते हैं। फिर है डूबत ऋण। क्योंकि ये सारा विक्रय नगद में करते हैं, इसलिए डूबत ऋण का प्रॉब्लम इनको नहीं होता। फिर है विक्रय उपरांत सेवा। ये विक्रय उपरांत सेवा भी देते हैं, यदि कोई त्रुटि हो जाए तो ये उसके बाद उसको त्रुटि को ठीक करने का प्रयास भी करते हैं। फिर अगला है विक्रय उपरांत सेवा। उसके बाद है माल का हस्तांतरण। माल के मांग के आधार पर एक बहुसंख्यक दुकान दूसरे बहुसंख्यक दुकान में माल का हस्तांतरण कर सकती है। फिर है अंतिम है विशेषज्ञों का लाभ। क्योंकि ये बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं, इसलिए अपने अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग विशेषज्ञों को भी नियुक्त करते हैं और उनकी सेवाएं प्राप्त होने से बहुसंख्यक दुकानों को लाभ प्राप्त होता है। अब हमारा अगला टॉपिक है बहुसंख्यक दुकानों के दोष। तो अच्छाई के साथ में बुराई भी हमेशा रहती ही है, तो देखते हैं कि बहुसंख्यक दुकानों के क्या क्या दोष हैं। पहला है साख सुविधा की कमी। यानी कोई भी बहुसंख्यक दुकानदार किसी भी ग्राहक को उधार कोई भी वस्तु नहीं देता। फिर अगला है दोहरी पूंजी की आवश्यकता। बहुसंख्यक दुकानों के संचालकों को निर्माण करने के लिए दोहरी पूंजी, डबल पूंजी की आवश्यकता होती है। फिर अगला है व्यक्तिगत रुचि की कमी। अब जैसे बाटा ने चप्पल और जूते निर्मित किए, लेकिन बाटा की सभी दुकानों पर बाटा कंपनी की नौकरी करने वाले लोग होंगे, तो उनकी व्यक्तिगत रुचि कम हो जाती है वस्तुओं को बेचने की। यदि कोई व्यक्ति वस्तु खरीदकर बेचता है तो लाभ कमाने की दृष्टि से उसकी रुचि होती है कि किसी भी प्रकार ग्राहक उस वस्तु को खरीद ले, लेकिन यहाँ पर ये बाटा कंपनी के कार्यकर्ता हैं और उनको तो महीने में एक बार पेमेंट मिलना ही है और वो आसानी से पेमेंट पाते रहते हैं, इसलिए व्यक्तिगत उनकी कोई भी रुचि वस्तु को बेचने में नहीं होती। फिर अगला है स्वतंत्रता का अभाव। बहुसंख्यक दुकानदारों को प्रबंधक और संचालक की स्वतंत्रता की कमी महसूस करते हैं, क्योंकि केंद्रीय समिति के निर्देशों का ही पालन करके उनको वस्तुओं को बेचना होता है। फिर सीमित चुनाव सुविधा। बहुसंख्यक दुकानें सिर्फ अपने द्वारा निर्मित वस्तुओं का ही विक्रय करती हैं, इसलिए वहां पर स्टॉक हमेशा सीमित रहता है, चॉइस ज्यादा नहीं होती। फिर घर पर सुपुर्दगी नहीं। ये दुकानें कभी भी घर तक सामान नहीं पहुंचाती। फिर है मांग परिवर्तन होने पर हानि। यदि किसी प्रकार की बाटा कंपनी में किसी प्रकार की जूते चप्पल की मांग मार्केट में नहीं है तो उसकी हानि उठाना पड़ती है। फिर
माल वापसी की सुविधा नहीं। ये एक बार माल बेच देने के बाद न बदलते हैं और न ही वापस लेते हैं। ये थे बहुसंख्यक दुकानों के दोष। अब हमारा अगला टॉपिक है डाक द्वारा व्यापार या मेल ऑर्डर बिजनेस। डाक द्वारा व्यापार। हमारे यहाँ पर सबसे पहले 1872 में संयुक्त राज्य अमेरिका में डाक व्यापार प्रारंभ हुआ। डाक द्वारा फुटकर व्यापार का एक ऐसा स्वरूप है जिससे दूर बैठे उपभोक्ता के घर तक वस्तु को पहुंचाया जाता है। इस प्रकार इस व्यापार में दूरदर्शन, टेलीविजन, समाचार पत्र या किसी और अन्य विज्ञापनों के माध्यम से ग्राहक जो होता है वो जानकारी प्राप्त करता है और फिर वस्तु को क्रय करने के लिए वो प्रेरित होता है और वो डाक के द्वारा आदेश देता है और डाक द्वारा उस कंपनी को आदेश प्राप्त होने पर डाक के ही माध्यम से वह कंपनी अपना माल घर तक भिजवाती है और उस माल को लेते ही कस्टमर को उसका पैसा डाक को देना पड़ता है। पोस्ट के माध्यम से वस्तुओं को क्रय करना घर बैठे बैठे। परिभाषा है डाक व्यापार गृह वह फुटकर संस्थान है जो डाक से ही आदेश प्राप्त करता है और डाक से ही विक्रय करता है। डाक से ही वो आदेश प्राप्त करते हैं कि कौन सी वस्तु चाहिए और डाक के ही माध्यम से विक्रय भी करते हैं। अगला हमारा टॉपिक है डाक द्वारा व्यापार की विशेषताएं। पहली विशेषता है मध्यस्थों की समाप्ति। ये जो मध्यस्थ बीच में थोक या फुटकर व्यापारी हैं वो अलग हो जाते हैं। सीधे जो खरीदार है वो कंपनी को ऑर्डर करता है डाक के माध्यम से और कंपनी डाक के ही माध्यम से उस वस्तु को घर तक पहुंचा देती है, इसलिए बीच में मध्यस्थ नहीं होते। फिर दुकानदार, दुकान आवश्यक नहीं है, दुकान की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर नगद व्यापार, इसमें नगद व्यापार किया जाता है, उधार नहीं होता है। जैसे ही वस्तु की सुपुर्दगी ली जाती है क्रेता के द्वारा वैसे ही वस्तु का मूल्य उसे तुरंत चुकाना होता है। फिर अगला है विज्ञापन। संपूर्ण विक्रय की प्रक्रिया विज्ञापन आधारित है। विज्ञापन प्रभावी होगा तो विक्रय भी अधिक होगा। फिर अगला है माल का स्टॉक। माल के आदेश या सुपुर्दगी की अवधि के मध्य इतना अंतर पाया जाता है कि यदि माल उत्पादित करना हो तो वो भी किया जा सकता है, स्टॉक रखने की उतनी आवश्यकता नहीं होती। फिर अगला है विस्तृत बाजार। डाक के द्वारा व्यापार विस्तृत क्षेत्र में किया जाता है। यह राष्ट्र की सीमा से परे अंतरराष्ट्रीय सीमा तक में भी किया जा सकता है। अब हमारा अगला टॉपिक है डाक द्वारा व्यापार के लाभ। तो डाक द्वारा व्यापार के लाभों को भी दो भागों में बांटा गया है, ग्राहकों की दृष्टि से लाभ और विक्रेता की दृष्टि से लाभ। हम देखते हैं ग्राहकों की दृष्टि से क्या क्या लाभ है। तो पहला है घर पर सुपुर्दगी, यानी ग्राहकों को घर बैठे बैठे ही सारी वस्तुएं मिल जाती है। फिर धन की व्यवस्था, वस्तु के आदेश देने के बाद वस्तु प्राप्त होने के मध्य इतना समय होता है कि ग्राहक उसके भुगतान की राशि की व्यवस्था आराम से कर लेता है। फिर अगला है दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति। डाक के द्वारा बहुत दूर दूर से ऐसी वस्तुएं जिनको प्राप्त करना संभव नहीं है, ऐसी वस्तुओं को भी आराम से प्राप्त किया जा सकता है। फिर समय की बचत, डाक के द्वारा क्रय करने से व्यक्ति के समय की बचत होती है और कभी कभी विज्ञापन पढ़कर वस्तु का चयन तो कर लेता है लेकिन माल का आदेश केवल विज्ञापन को देख के वो कर देता है। फिर अगला है सस्ती वस्तुएं। डाक द्वारा व्यापार से मध्यस्थ समाप्त हो जाते हैं, इसलिए ग्राहकों को कम कीमत पर वस्तुएं उपलब्ध हो जाती है। अब लाभ के ही अंतर्गत दूसरा है विक्रेता की दृष्टि से लाभ। तो नगद वस्तु विक्रय, पहला कि विक्रेता का पैसा नहीं फंसता है, जैसे ही वस्तु बेची जाती है वो नगद है इसलिए उसको तुरंत रुपया प्राप्त हो जाता है। फिर विस्तृत व्यापार क्षेत्र, डाक व्यापार के कारण वस्तु का विक्रय भी असीमित क्षेत्र तक किया जा सकता है। फिर अगला है मितव्ययी पद्धति, इस कारण से
व्यय कम होता है, केवल भिजवाने का व्यय या मंगवाने का व्यय ही लगता है और जितने की वस्तु होगी, नहीं तो उसमें यहां से वहां परिवहन के लिए भी जो लगता है वो भी ऐड होके वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। फिर कम पूंजी, व्यापार और विक्रय के अन्य स्वरूपों की तुलना में डाक द्वारा व्यापार में कम पूंजी लगती है। फिर अगला है सीधा संपर्क, इसमें मध्यस्थों की समाप्ति हो जाती है और विक्रेता और ग्राहक आपस में सीधे संपर्कित हो जाते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है डाक द्वारा व्यापार की हानियां या सीमाएं। तो हानियों में पहला है साख सुविधा, यानी उधार वाली सुविधा डाक के द्वारा नहीं की जा सकती। फिर है चयन की सुविधा में कमी, यानी जैसे वस्तुओं को देख कर, चुन कर, परख कर देखा जाता है, चुना जाता है, तो वो नहीं मिलेगा। विज्ञापन को देखकर आप पर्टिकुलर उसी माल को ऑर्डर करिए, वही आपके पास आ जाएगा। तो चयन की कमी रहती है। फिर अधिक विज्ञापन खर्च, ये तो विज्ञापन से ही लोग सामान को ऑर्डर करते हैं, इसलिए विज्ञापन भी अट्रैक्टिव होना चाहिए, तो विज्ञापन में भी बहुत खर्च होता है। फिर भ्रामक विज्ञापन, कभी कभी वस्तु वैसे नहीं रहती लेकिन विज्ञापन भ्रमित करने वाले होते हैं, इसलिए लोग सामान खरीद लेते हैं और बाद में फिर पछताते हैं। फिर शीघ्र पूर्ति न होना, एक बार मंगाने के बाद कुछ समय बाद मिलता है, इसलिए जल्दी से डिलीवरी नहीं हो पाती। फिर सिर्फ शिक्षित वर्ग के लिए, अब ये डाक द्वारा मंगाना ये अशिक्षितों के लिए संभव नहीं है, इसलिए इसका क्रय विक्रय केवल शिक्षित वर्ग ही कर सकेगा। फिर अगला है माल वापसी की सुविधा नहीं, माल वापस नहीं हो पाएगा, एक बार खरीदने के बाद उसको ही रखना होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।